मैं अनीता चौधरी और हमारे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ पे आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक जरूर करें। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए हम आते हैं सीधे मुद्दों की बात करते हैं। सीधे मुद्दों की बात यह है, आज का मुद्दा ये है कि कोई भी आजकल भारत को गिदर भक्त दिखा रहा है और जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भारत की तरफ आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही एक संगठन है जो अमेरिका बेस्ड संगठन है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, और उसके इस संगठन ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 15 अगस्त को लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराता है तो उसे $1.25 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस सिख संगठन के ऊपर हालांकि कड़ी कार्रवाई खासकर पिछले 2 महीना से की जा रही है अमेरिका में भी, और कई FIR लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। ये डिमांड कर रहा है कि सिखों के लिए अलग राज्य और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ये अमेरिका, कनाडा, UK ऐसे कई देशों के इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर ये वोटर लिस्ट की पंजीकरण नीति अपनाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करता है, और जिसको लेकर के हर देश की जो सरकारें हैं इससे त्रस्त हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने इस संगठन पे 2019 में ही इसके भारत के गृह मंत्रालय ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी नज़रों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए ये कुछ भी आनन फानन करता है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पे झंडा फहराएंगे और भाषण देंगे। इसके लिए खासा इंतजाम किया गया है। कोरोना केस से उनको कोई भी इन्फेक्शन उनको टच नहीं कर पाए, इसलिए कई तरह के टेक्निकल प्रोसेस को अप्लाई किया जा रहा है, मेडिकेशन किया जा रहा है, और माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब इस बार लाल किले से अपना भाषण देंगे तो देश के लिए बहुत सारी राहत भरी खबरें आने वाली हैं। उसमें से कोरोना वैक्सीन को लेकर भी एक खबर जरूर आएगी, ऐसी उम्मीद भारतवासी लगाए हुए हैं। पूरे विश्व की निगाह उस दिन के प्रधानमंत्री के भाषण पे टिकी हुई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कई ऐसे संगठन जो हैं आजकल बिलबिलाए हुए हैं और भारत के सौहार्द को सांप्रदायिकता में बदलकर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक घटना बेंगलुरु में हुई। बेंगलुरु की घटना को जो है वो PFI, जो कि एक फॉरेन फंडेड संगठन है जो भारत में इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आए दिन कुछ एंटी नेशनल वर्क्स करते रहती हैं, उसकी जो राजनीतिक संगठन है SDPI, जो राजनीतिक पार्टी है, उसका हाथ माना जा रहा है कि इस पार्टी में भारत के सौहार्द को खराब करने के लिए एक छोटे से मामूली सी बात को, जो कि फेसबुक पोस्ट पे कांग्रेस के कर्नाटका के कांग्रेस के एक विधायक के भतीजे ने पोस्ट की थी, उसको मुद्दा बनाते हुए 4000 की भीड़ के साथ ये वहाँ पे पहुँचा था। विधायक का घर जलाया, पुलिस स्टेशन भी जलाने की फिराक में था, कई लोगों को ये जिंदा जलाने चाहता था। ये आप देखेंगे तो कांग्रेस विधायक का ये बयान भी आया हुआ है। वो कांग्रेस विधायक जो कि दलित हैं, उनका ये बयान आया है कि अगर मैं उस घर में होता तो उस दिन जिंदा जला दिया गया होता, मेरी जान नहीं बचती। तो जो साजिश थी वो बड़ी लंबी चौड़ी थी। आपको बता दें कि जब CA NRC को लेकर के 2019 में जब प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था, तो इसमें उसके पीछे कहीं ना कहीं इस संगठन का हाथ आया था, जिसके खिलाफ FIR भी दिल्ली पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया था। और इस संगठन को लेकर सरकार कई तरह की चीज़ें खंगाल रही है। फॉरेन फंडिंग के जो लिंक्स हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। बैन भी करने की बात कही जा रही है और कड़ी कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इतनी सारी चीज़ें जब सामने आ गई हैं, भारत के सौहार्द को धर्म के नाम पर और आस्था के नाम पर जो खराब करने की कोशिश बाहरी तंत्रों से की जा रही है, जो कि अंदर में ही बैठे लोग इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसको लेकर के सरकार को संजीदा होना भी चाहिए, हो भी रही है। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर के जो लूटपाट आगजनी की जो बात सामने आई थी, उसमें कितनी सरकार को क्या कुछ हाथ लगता है और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात तय है कि अभी हाल ही में जो एक चाइनीज़ व्यक्ति पकड़ा गया था, उसके जो फॉरेन फंडिंग जो जिस तरह से वो लोगों को फंड कर रहा था, जो हवाला की
का लिंक उसके साथ जोड़ के सामने आया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तार जो हैं बहुत लंबे हैं और भारत पे को बर्बाद करने की जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत दूर तक जुड़ी हुई है। उसमें पाकिस्तान और चीन तो सामने सामने नज़र आता ही है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जो खालिस्तान मुद्दे को हर हाल में जिंदा रखना चाहता है और खालिस्तानी जो संगठन है उनको बढ़ावा देते रहता है। आपको बता दें, जब करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो उस वक्त ही इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जो खालिस्तानी संगठन का संचालक है वो उनके साथ मंच पे नज़र आया था, जो भारत को गंवारा नहीं हुआ था। भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था। अब लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, बार बार ये बातें आ रही हैं कि मुस्लिम जो कि बार बार कहते हैं कि इस भारत में उन्हें खतरा है, भारत उनकी संवेदनाओं को नहीं समझता है, भारत संवैधानिक चीज़ों को नहीं मानता है और भारत में मुस्लिम जो है वो अपने आप को बहुत ही इनटॉलरेंस एटमॉस्फेयर में पा रहे हैं। तो आपको बता दें, और कांग्रेस उसको बढ़ावा देती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बैक करती है मुस्लिम समुदाय और लेफ्ट के ये जो नरेशन है उसको। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस अगर अभी रहती तो इस देश के हिंदुओं का क्या हाल होता है, जो एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में जो एक कानून आ रहा था, उससे इस देश का क्या हाल होता। 2011 की बात है, 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसको कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का नाम दिया गया था। उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और उसमें जो मेंबर थे उनके नाम अगर आपको बताऊं तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इन नामों के साथ, इन लोगों के साथ बैठ के, जो कि भारत के लिए हमेशा आग उगलते रहते हैं, हिंदुओं के लिए आग उगलते रहते हैं, वैसे लोगों की कमेटी के साथ एक कानून सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए का कानून लाया जा रहा था। इस कानून का नाम दिया गया था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपेरेशन, यानी कि इसका नाम सांप्रदायिक लक्षित हिंसा रोकथाम कानून था और इसका मसौदा तैयार कर लिया गया था 2011 में। 2013 में ये टेबल भी हुआ था, लेकिन बीजेपी के विरोध के बाद देश भर में विरोध के बाद इस बिल को लाया नहीं जा सका था। इनके मेंबर्स के नाम आपको बता दूं तो इस नाम को सुनकर आप भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित रहेंगे, क्योंकि हिंदू विद्वेषी और भारत में एक अजीब तरह के माहौल को खड़ा करते हुए यहाँ के बहुसंख्यकों को दबाकर एक अल्पसंख्यक बाहुल देश बनाकर, सांप्रदायिक देश बनाकर इसको इस्लामिक देश के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। उनके नाम बता दो, आप नाम जानें। हर्ष मंडेर जो कि एक बहुत ही बड़े लेफ्टिस्ट माने जाते हैं और माओवादी के साथ इनका कनेक्शन जो है बहुत गहरा है, वो इस कमेटी में थे। साथ ही इस कमेटी में तिस्ता से तलवार थी, अनु आगा थी, फरहान नकवी थी, शबनम हाशमी, नियाज फारूकी जैसे घोर सांप्रदायिक शक्तियाँ थी, जो कि सांप्रदायिकता के अलावा इनको कुछ और बात करना आता ही नहीं है। ऐसे लोग इसमें इस परिषद में थे और वो बिल तैयार था। बिल के बारे में भी जान लें। बिल का कहना ये था कि अगर कहीं भी दंगा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार इस देश का बहुसंख्यक होगा, यानी कि हिंदू होगा, और अगर इस दंगे को रोकने में नाकामयाब होता है तो या दंगा फैल जाता है तो उस एरिया का जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस जिसकी भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे है, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके ऊपर सीधा आरोप लगेगा और कई तरह की कार्रवाई, जो सजाएं थी वो तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो प्रावधान रखे गए थे वो कितने कठिन और कितने वो थे। साथ ही इसमें कहा गया था कि अगर दंगा फैलता है तो मुस्लिमों से पूछताछ नहीं होगी, हिंदुओं से पूछताछ होगी। अगर हिंदू बोलता है कि हमने ये नहीं किया है या ये कौन बोल रहा है कि हम ये किए हैं, किस मुस्लिम को हमने किसी धर्म के आधार पर उनके लिए कोई आपत्तिजनक बात की है, तो सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी था कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता और उसको इस इस दंगा कानून के तहत उस पर कार्रवाई होती और उसके लिए फिर कोई बेल की गुंजाइश नहीं थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद, कोर्ट जाने के बाद ही कोई बात बनती।
और इसके आगे भी सुनिए। इसमें था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आपके यहाँ मकान खरीदने आता है या मकान किराए पर लेने आता है या कोई वो धंधा कर रहा है और उसके साथ आपके संबंध हैं और आप उसको लेकर के कभी ना बोलते हैं, वो उसकी शिकायत करता है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको ना नहीं बोलना है उसको, आपको हर हाल में उसको सहयोग करना है, समर्थन देना है। अगर वो शिकायत करता है तो आपकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी बिना किसी लाव लपेट के, बिना किसी जांच पड़ताल के। तो ये था और भी कई ऐसी बातें थी कि आप कोई अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। आपको अगर कोई पूजा करनी है या नवरात्र के जगराते करवाने हैं तो वहाँ पे रह रहे अल्पसंख्यकों से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन देते हैं, ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं, तभी आप ये काम आप कोई भी पूजा पाठ या इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ ही ये भी था कि आपको कोई भी सांप्रदायिक बातें नहीं करनी है, भले ही आपके सामने वाला कुछ भी बोलता रह जाए। मुस्लिम समुदाय जो था उसके लिए उसको कोई भी वो कुछ भी करे उसके लिए वहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं किया था कि आप उनके लिए क्या प्रावधान है। सब अगर दंगा होता है, अगर किसी तरह की बातें आपत्तिजनक बातें आती हैं या कुछ भी होता है तो उनके लिए आखिर किस तरह के प्रावधान इस कानून में थे, ये था। जो कांग्रेस अभी फिलहाल वो दलितों की और मुसलमानों की हिमायती बनी हुई है, उसने दलितों का क्या हाल किया हुआ था इस कानून में, उसको भी जान लीजिए कि जो वनवासी और दलित थे, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को हिंदू समाज से अलग नहीं रखा जाएगा, वो भी इसी के अंदर में आएंगे। और अगर कोई भी बात वो करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जो दलित ये समझते हैं कि कांग्रेस उनकी हिमायती थी या मुलायम सिंह या कुछ इस तरह के लोग जो हैं उनका उद्धार कर रहे थे, तो ये उनके लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। क्योंकि उस वक्त जो यूपीए सरकार थी उसमें उस सरकार में जो सहयोग था वो मुलायम सिंह का भी था और मायावती का भी था। तो इस तरह की कई चीज़ें थी। तो ये जो असहिष्णुता या जो टॉलरेंस की बात आ रही है और हिंदुओं को पोलराइज करने की बात आ रही है कि बीजेपी हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है, हिंदू जो है वो मुसलमानों को दबा रहे हैं, तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो चाहिए। इस देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, समानता के अधिकार से उसको हर चीज़ पे उसका उतना ही, हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना एक हिंदू का अधिकार है, उतना ही मुस्लिम का अधिकार है और दलित का भी अधिकार है और एक जो वनवासी जो ट्राइबल है उसका भी अधिकार है। इवन अमीर गरीब में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कानून साफ बता रहा है कि किस तरह से हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जा रही थी और अगर ये कानून आ जाता तो आज हिंदुओं की क्या स्थिति होती इस देश में। तो सोनिया गांधी क्यों बिलबिलाई हुई हैं और राहुल गांधी क्यों इतना बिखरे पड़े हुए हैं, कांग्रेस क्यों इतना मचल रही है और जो तुष्टिकरण की राजनीति के साथ जिन लोगों को खुश किया जा रहा था और जो बाहरी नेक्सस के साथ इस देश को बर्बाद करने की एक कवायद चल रही थी वो कहीं ना कहीं विफल हुई। और जब मोदी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने इसको ये साबित कर दिया कि राम मंदिर जो है वो एक ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिम को दबाने की बात है। ये इस देश की धरोहर है और इस देश की धरोहर के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम मिलते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल बटन दबाएं, लाइक जरूर करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।